जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म इंडो अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग शुरू किए हैं घटना चक्र सीरीज। घटना चक्र सीरीज मतलब घटना चक्र हम लोग पढ़ रहे हैं। घटना चक्र तीनों घटना चक्र चारों पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, संविधान और इकोनॉमिक्स। और शुरू किए हैं हम लोग संविधान से। घटना चक्र का संविधान चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, विश्लेषण सहित पढ़ेंगे, डिस्कशन सहित पढ़ेंगे। क्योंकि अगर घटना चक्र पढ़ना है तो विश्लेषण पढ़िए, बिना विश्लेषण के घटना चक्र पढ़ने का मतलब ही नहीं रहता है। घटना चक्र का विश्लेषण पढ़िएगा तो क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा, क्वेश्चन ध्यान में रहेगा। तो सीधी सी बात है, घटना चक्र अगर पढ़ना है तो उसका विश्लेषण पढ़ना है। और हम लोग विश्लेषण सहित पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और विश्लेषण सहित पढ़ेंगे। और बिहार दरोगा के लिए, खासकर बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र से बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ सीधे उठा लिए जाते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप घटना चक्र को नहीं छोड़ सकते। दरोगा में अगर रिजल्ट लाना है तो आपको घटना चक्र लेके चलना होगा। घटना चक्र को आप नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा कोई अन्य बुक ले लीजिए, लेकिन साथ में घटना चक्र रहना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य है यह, ठीक। और हम लोग शुरू किए हैं घटना चक्र सीरीज, मतलब घटना चक्र पढ़ रहे हैं और संविधान से शुरू किए हैं। एक वीडियो हो चुका है, मतलब इससे पहले भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो पढ़ चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है। तो चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने? स्वराज पार्टी। किसने? स्वराज पार्टी। कब? तो 1934 में। 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। किसने? तो स्वराज पार्टी 1934 में। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं, क्योंकि मेन यही होता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी में क्या कहा गया था। तो 1934 में रांची में, कहाँ है? रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो स्वराज पार्टी 1934 में, कहाँ? तो रांची में। कहाँ? तो रांची में। लेकिन इसमें कहा गया था वयस्क मताधिकार की बात, लेकिन ऐसा होता नहीं। सीमित मताधिकार का प्रयोग यहाँ भी होता है, वयस्क मताधिकार नहीं रहा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो एम.एन. राय। किसने? एम.एन. राय। देखिए, वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी जी का कथन है कि संविधान सभा अकेली ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। किनका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1939 में, कब की बात है? 1939 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो यह जो पत्रिका है हरिजन पत्रिका, किनका? तो हरिजन महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। हरिजन पत्रिका किनका है? महात्मा गांधी जी का। और हरिजन पत्रिका में लिखा था द ओनली वे, एक लेख लिखा था उसमें, द ओनली वे। उसी द ओनली वे में इन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने, कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था।
भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब? तो 1942 में। कब आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन। तो फिर से देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, और यह भी फर्स्ट बार। कब? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किनके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था 1942। ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी, उसके बाद में एक संविधान निर्मात्री सभा का विचार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को देखना है। पहला है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। देखिए, यहाँ जो कहा गया था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और रियासतों द्वारा नामित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधानसभा और रियासत दोनों में नामित दिया है, जो कि गलत है। विधानसभा में निर्वाचित, विधानसभा में क्या? विधानसभा में निर्वाचित, और रियासत में नामित या मनोनीत कहिए, तो यह कथन अपना गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, ये कथन सही है, यह कथन सही है। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि अगर कोई प्रांत नया, मतलब कोई प्रांत जो है वह जो संविधान बनेगा, वह संविधान अगर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा तो वह अपना अलग संघ या पृथक संविधान बना सकेगा। ठीक, तो यह क्वेश्चन अपना कथन जो है अपना सही है। तो कौन सा सही है? तो दूसरा कथन सही है। आइए डिस्कशन पढ़ते हैं, विश्लेषण इसका देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में शामिल थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था देख लेते हैं। पहला कथन है इसमें कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस समय कौन सा युद्ध चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध अगर समाप्त हो जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाने पर संविधान का निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वह बात कहा गया था। दूसरा कथन है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। विधानसभा में निर्वाचित और रियासतों के नामित सदस्य, ठीक है। और भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। चौथा कथन देखिए, यह इंपॉर्टेंट कथन है कि यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनेगा वह संविधान मतलब अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा। मतलब अपना अलग संघ रखेगा, अपना अलग राज्य रखेगा और उसके लिए वो अपना पृथक संविधान बना सकेगा। तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति, उस समय की स्थिति, वर्तमान स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। मतलब यह तोड़ना चाह रहा था। सीधी सी बात है कि जो क्रिप्स मिशन है यह क्या करना चाह रहा था? सभी को, भारत को तोड़ना चाह रही थी। यह क्रिप्स मिशन का जो 4 कथन था, चारों कथन जो उनका प्रस्ताव था, यह चारों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। चलिए, एक धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे और क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है हमें। छठा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि। देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। कब आया? 1946 में। यह कैबिनेट मिशन है। 1942 में था क्रिप्स मिशन, 1946 में आया। उसकी और सफलता के बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया संविधान सभा के लिए, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो 10 लाख पर एक ध्यान में रखना है, 10 लाख पर एक। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये 3 थे। विलियम वुड इसमें नहीं था। कौन नहीं था? विलियम वुड इसमें नहीं था। देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, मार्च 1946 में। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, यह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे उस समय, पैथिक लॉरेंस। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो सीधी सी बात है, कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और इस घोषणा की व्यवस्था के साथ की इस घोषणा में व्यवस्था की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। कब? 2 सितंबर 1946 को। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? तो वायसराय। कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष कौन? वायसराय, जो कि पदेन अध्यक्ष हुए। तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया। उपाध्यक्ष कहिए कार्यपालिका परिषद का या उप सभापति कहिए, किनको बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। किनको? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें नहीं थे। सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये थे। कौन नहीं थे? राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राधाकृष्णन इसमें नहीं थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा, 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को क्या होता है? यह मतलब अपना लिया जाता है 2 सितंबर 1946 को, और घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तो 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर को, 24 अगस्त 1946 को घोषणा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। तो डेट सहित याद करना है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो बेबेल योजना में कहा गया कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की जो सदस्य संख्या होगा क्या होगा? सही होगा। और ऐसा विचार किया था। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बचा जा सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो भी अंग्रेज हो, कोई भी हो, वह भारत को तोड़ना चाहता था, ना कि जोड़ना चाह रहा था। यहाँ बंटवारा से बचा जा सकता है तो नहीं, ऐसा विचार तो अंग्रेजों का हो ही नहीं सकता। तो अपना कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसमें हो जाएगा अपना आंसर सी, यानी कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। देखिए, अक्टूबर 1943 में लिनलिथुगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। कौन बने 1943 में? इससे पहले, बेबेल से पहले कौन थे 1943? लिनलिथुगो की जगह कौन आता है? बेबेल आता है। कौन आता है? बेबेल।
वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य मई 1945 में लंदन गए। फिर यहाँ से 1945 में लंदन जाते हैं। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। मतलब जो प्रस्ताव बेबेल ने ब्रिटेन में यानी लंदन में रखा, वह प्रस्ताव 1945 में सार्वजनिक किया गया और इस प्रस्ताव को कहा गया बेबेल योजना। बेबेल योजना के नाम से इसे सार्वजनिक किया गया 1945 में। बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। क्या क्या था? तो मुसलमान मतलब कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, मतलब 2 होगा उसके बाद भारतीय, और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल था। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, ठीक, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। इसीलिए कथन तो सही था लेकिन कारण गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं था। कहा तो गया था, ठीक है, मतलब एम.एन. राय या 1934 में जो स्वराज पार्टी उसमें भी कहा गया था वयस्क मताधिकार, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था वयस्क मताधिकार, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित हुई नहीं। उसके बाद एक वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, बहुदलीय निकाय थी, बहुत सारे दलों ने मिलकर निकाय बने। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है, अनेक सारी समितियां बनाएगी, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो अपना 3 और 4 इसमें क्या है? 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 गलत है। आइए विश्लेषण पढ़ के क्लियर करते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। राज्यों की विधानसभाओं का प्रयोग, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, न कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और इस का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर भी आधारित नहीं था। संविधान सभा के अनेक दलों के लोग शामिल थे इसमें, और इस सभा ने अपने कार्यों के संचालन के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया। चलिए क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो सही बात है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, जो कि गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत बात, बहुदलीय संरचना थी, ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था। हाँ, कई समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ए और डी अपना सही है, ए और डी क्या है? सही है, ए और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन, तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से, तो बहुत सारी समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति के गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। चलिए, तो ये सही, यह जो है सही है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी की में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सभी को प्रतिनिधित्व उसमें दिया गया था, सभी को। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, जो कि गलत है। वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, बल्कि सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। इसमें कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। मतलब वही वोट दे सकता है जो कर दे,
जिसके पास संपत्ति हो और जो शैक्षणिक योग्यता मतलब जो पढ़ा लिखा हो वही वोट दे सकता था, सब नहीं। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जो कि गलत है। इसमें कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी का मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन उसके बाद है 17 नंबर कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा चुना गया था। उसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे, वही क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब, तो 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी इसमें चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। और पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आज ये विश्लेषण पढ़ लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी 9 दिसंबर को किनको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। उसके बाद है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, प्रथम बैठक 9 दिसंबर सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन अधिवेशन मतलब पहला अधिवेशन, और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति यानी अध्यक्ष चुना गया दिसंबर 1946, और कब, तो 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन, भारत के संविधान निर्मात्री सभा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस दिन अध्यक्ष बने कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, तो यह कथन सही है। इसके प्रथम अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो यह कथन अपना गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का क्या बहिष्कार किया, तो ये भी क्या है, ये भी अपना सही है, ये भी सही है, प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सही है, तो सही है 1 और 3, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति तो फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन, फ्रैंक एंथोनी, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा मनोनीत किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने, तो अस्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यह अस्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति चुने थे किनको, फ्रैंक एंथोनी को, और HC मुखर्जी और माचारी यह पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना की गई, संविधान सभा की स्थापना तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वही बात 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। देखिए बस आपको सुनना है, सुनते सुनते इतना बार क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है और इसी प्रकार से सुनते सुनते आपको याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव तो पाँचवीं बैठक। कब? पाँचवीं बैठक तो देखिए प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर, डेली होता था 9, 10, 11, 12 और 13, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं और 13 दिसंबर वाला बैठक कौन सा बैठक था? यह पाँचवीं बैठक थी। कौन सी बैठक? पाँचवीं बैठक। और इस बैठक को जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को मतलब प्रस्ताव रखा गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया, पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो यह पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की पाँचवीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत करते हैं? तो 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 और यह कौन सी बैठक थी? यह पाँचवीं बैठक अभी हम लोगों ने पढ़ा। कौन सी बैठक? यह पाँचवीं बैठक थी। उसके बाद है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 13 जनवरी 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और इसे पारित कब किया गया? इसे पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। उसके बाद देखिए संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करते हैं, कौन रखते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह कौन सा दिन? तो 13 दिसंबर को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? सही को देखना है। तो देखिए पहला कथन है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो मेन तो यही था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, 1, 2 सही है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। संविधान को किसने आदेशित किया? तो भारत के लोगों ने आदेशित किया। और चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जो कि गलत है। राज्य के मुखिया, तो राज्य के मुखिया कौन हुए? राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति। राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को लोग क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। यह अप्रत्यक्ष ना कि प्रत्यक्ष, यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। यह चौथा गलत है। यह चौथा गलत है। तो सही कौन सा? 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। आइए इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, किससे? अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि, जो कि संसद के एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल अधिवेशन टोटली देखा जाए तो 12 अधिवेशन। टोटल ऐसे 11 होता है, लेकिन ऑप्शन में 11 नहीं है, 12 है, तो 12 अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन को जोड़ लिया जाए 24 जनवरी 1950 को जो हुई थी, उसे जोड़ लिया जाए तो कितना अधिवेशन हो जाएगा? 12 अधिवेशन हो जाएगा। इस हिसाब से हम आंसर ले सकते हैं। आइए इसका विश्लेषण डिस्कशन पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन का अवधि रहा। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया। तो 11 अधिवेशन हुआ, लेकिन इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः एक दिन और बैठती है। कब? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार निकटतम सही उत्तर जो होता है क्या होता है? 12 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई संविधान सभा की? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जो कि सही है। जो कि सही है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी, सॉरी, अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, सही है। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। इसी अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक या अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को ही, इसमें राष्ट्रगान जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। जनगण मन। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अब मिलान करने वाला है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, यहाँ H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। उसका देखिए, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, एकमात्र कांग्रेसी के.एम. मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन? तो वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो बी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में, बी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद? तो 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद। और कितनी अनुसूचियाँ? तो 13 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? 13 अनुसूचियाँ। उसका देखिए, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? संविधान सभा में तृतीय वाचन कब हुआ? तो तृतीय वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर, इसमें सभी डेट गलत दिया गया है। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 17 नवंबर से 26 नवंबर, 17 नवंबर से 26 नवंबर तक चलता है तृतीय वाचन। देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। 17 नवंबर से 26 नवंबर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से कब? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख
भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। मतलब इसी दिन इतना अनुच्छेद लागू हो जाता है। नागरिकता और भाग, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध जो है यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो वही अपनाया गया, स्वीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। कब? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए निर्णय लिया गया। इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में क्या? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसी याद के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी 1930 को। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया गया? मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया भारत और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, जो कि सही कथन है। और कथन दूसरा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई। तो यह गलत है। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को होता है प्रारूप समिति का गठन, जो कि गलत है। तो पहला कथन सही है। कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन सही है, यानी सी हो जाएगा अपना आंसर। कथन एक सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया। अतः नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 11 अधिवेशन। कितने? 11 अधिवेशन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। उसका देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो देखिए, पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को होता है प्रारूप समिति का गठन। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करना। कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया?
26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। यह 1949 में होता है, यह 1949 में होता है, यह 1947 में हुआ। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि मतलब लागू होने की तिथि यह कब होता है? 1950 में होता है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, तो यह होता है 1946 में। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा 1946, 1946 के बाद हो जाएगा आपको 1949, 1949 के बाद 1950, 1950 के 1946 के बाद 1947, 1947 के बाद 1949, उसके बाद 1950। ये अगर याद है तो हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा को अंगीकृत और नियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। चलिए उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। प्रथम बार कहाँ से? बंगाल प्रांत, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। उस समय मतलब अविभाजित भारत का बंटवारा नहीं हो चुका था। बाद में यह क्षेत्र कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। उपचुनाव कराया गया बम्बई प्रेसिडेंसी से और तब जाके यहाँ इनको निर्वाचित किया गया। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो क्या वो सीट खाली था जो उपचुनाव हुआ था? तो नहीं, इनके लिए पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया था। कौन? M.R. जयकर। M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर अपने स्थान को रिक्त किया। तब जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उपचुनाव हुआ। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो M.R. जयकर का भी नाम ध्यान में रखना है। और यदि विकल्प में पश्चिम बंगाल है फिर भी यह विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अम्बेडकर कहाँ से शुरू में, कहाँ से? पूर्वी बंगाल से थे, ना कि पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। अंत उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। चलिए जो भी है उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु, तो जन्म होता है 1891 में और मृत्यु होती है 1956 में। 1891 में 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। और 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर को, कब? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में मृत्यु होती है। मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित होने के रूप में हुई। पारित होने के रूप में हुई 1935। उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, जो कि दोनों कथन सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। तो क्या सही है? एक और दो दोनों सही है। देखिए नवंबर दिसंबर 1932 लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सिर्फ दूसरे में भाग लेता है और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय संघ के नाम से गठन का प्रावधान किया गया। चलिए उसके बाद नीचे दिए गए कथन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, देख लीजिए। क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, ठीक है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो हाँ, गृहीत संविधान बनाया गया संविधान है, गृहीत संविधान है, तो इसको गृहीत संविधान कहा जाएगा। तो दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ आवश्यकताओं की पूर्ति और गृहीत संविधान दोनों में अंतर है, तो सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। सही तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से मतलब सुमिलित नहीं है, इसलिए सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही? वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना आज़ाद। किसने? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी कोई? तो अबुल कलाम आज़ाद। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? भंग कर दिया जाना चाहिए। तो कौन? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवंत फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किनका कथन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसकी नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का कथन है। उसके बाद देखिए, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन। जी ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अब अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति, यानी कि संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ तो इसको पढ़ेंगे अगले दिन। डेली हमें पढ़ना है एक एक टॉपिक। जो छोटा टॉपिक होगा वहाँ से 2 चैप्टर ले लेंगे, 2 टॉपिक ले लेंगे, और जिसमें बड़ा क्वेश्चन होगा 50 से ऊपर क्वेश्चन होगा तो उसे एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे और चाहिए कि आपको इस प्रकार से पढ़े घटना चक्र का वीडियो चाहिए या दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह अंतिम मौका हो और हमें इसी तरह हमेशा तैयारी करना चाहिए कि यह हमारा अंतिम मौका है। हमें तैयारी भी यही सोच के करना चाहिए। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।